करते हैं, हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। जैसा कि हमने कहा, फाइल्स के अलावा अभी तक जो कुछ काम आपने किया है, वेरिएबल्स थे या वो अरेज थी, वो सब डील करती हैं किसके साथ? वो तमाम चीज़ें डील करती हैं आपकी मेन मेमोरी के साथ। जब कभी भी आपने अपने कंटेंट्स को कंप्यूटर में परमानेंटली सेव करवाना हो, यूज़र की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको परमानेंटली सेव करवाना हो, जो मेन मेमोरी के साथ इंट्रैक्शन है, तब आप फाइल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फाइल्स आपकी बनती हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, बैकिंग स्टोर के ऊपर, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर जाके ये सेव होती हैं। फाइल्स का जितना कॉन्सेप्ट है, वो फाइल तमाम की तमाम फाइल्स मेन मेमोरी हेल्प करता है उन चीज़ों को बनाने के लिए। प्रोग्राम इंटरैक्ट मेन मेमोरी के साथ कर रहा होता है, लेकिन जो डेटा की वैल्यूज़ हैं, जो यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की हुई होती हैं, वो सेव होती है। जैसे मेन मेमोरी में जो चीज़ सेव होती है, एग्जैक्टली सेम चीज़ आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में भी होती है। जब प्रोग्राम बंद हो जाता है, जब अपना IDE पाइथन क्लोज कर लेते हैं, जावा क्लोज कर लेते हैं, विजुअल बेसिक क्लोज कर लेते हैं, तो मेन मेमोरी के सारे कंटेंट्स, वो जो वेरिएबल को वैल्यूज आपने दी थी, अरे को वैल्यू फीड इन कराया था, कोई भी आपने स्ट्रिंग डाली थी, वो तमाम वैल्यूज क्या हो जाती हैं? डिलीट हो जाती हैं। समझ आ रही है? लेकिन अगर फाइल बनी हुई होती तो आप प्रोग्राम क्लोज भी कर दें तो वो चीज़ डिलीट नहीं होती है, वो चीज़ डिलीट नहीं होती है। बात समझ आ रही है? सो इसलिए फॉर लेटर पर्पस अगर आप अपनी वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं, तब आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं? फाइल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो फाइल के कॉन्सेप्ट के अंदर 3 मेन कह लें कि ऑपरेशंस हैं जो हम फाइल्स के साथ हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको फाइल्स पढ़ा दिया जाए तो ऑन है, ऑफ है? ऑन है। तो जब आप फाइल्स की बात करते हैं तो फाइल्स के अंदर 3 ऑपरेशंस हैं जिसको डिस्कस किया जाता है। कितने ऑपरेशंस हैं? 3 ऑपरेशंस हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि जी इनपुट करना है, हमने किसी वेरिएबल के अंदर उसको आउटपुट करना है, इसी तरह से फाइल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा वाला है? फाइल के अंदर किसी कंटेंट को लिखना, राइट करना, राइटिंग समथिंग टू अ फाइल। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। सेकेंड कॉन्सेप्ट है रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। सेकेंड कॉन्सेप्ट कौन सा वाला है? रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। और तीसरा कॉन्सेप्ट है अपेंडिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट जो कि तीनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या है? मुख्तलिफ हैं। ये राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल को एक और नाम भी दिया जाता है क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल, क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल वाला जो सिंटैक्स है, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो एक हमेशा नई टेक्स्ट फाइल बनाएगा। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है एडवांस में मैंने क्या चीज़ें पढ़ानी है आपको, इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ये क्या करेगा? न्यू फाइल बनाएगा। इसका सिंटैक्स डिफरेंट है, इसका और इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ मैच करता है। इट ऑल्सो राइट्स टू अ टेक्स्ट फाइल, ये भी राइट करता है टेक्स्ट फाइल को, बट इट नेवर क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल। इट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर उसके आखिर के एंड के ऊपर ऐड कर रहा होता है। अपेंडिंग का मतलब क्या है? ऐड करता है कंटेंट्स को एंड के ऊपर। ये क्या करता है? ये हमेशा एक न्यू फाइल क्रिएट करता है, ये हमेशा एक नई फाइल बनाता है। ये अगर फाइल नहीं बनी हुई थी तो बना देगा, लेकिन बनी बनाई फाइल थी तो दोबारा न्यू नहीं क्रिएट करेगा। ये उसी के अंदर जहां तक फाइल की कंटेंट है, यानी जहां पे एंड ऑफ फाइल मौजूद है, वहां से आगे कंटिन्यू करेगा। ये बात समझ आ रही है? इसमें यह होता है कि अगर ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड है, अगर ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड है और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर इस तरह के कंटेंट्स लिखे हुए हैं, ये कंटेंट्स लिखे हुए हैं, अगर कहीं गलती से ये कोड दोबारा रिपीट हो जाए जिसमें आपने पहले डेटा राइट कर दिया था, ये पुराने वाले सारे डेटा को डिलीट कर देगा, ओवरराइट कर देगा, उसी नाम से एक नई फाइल बना देगा। ये उसी नाम से एक नई फाइल बना देगा
कौन से वाला, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अपेंडिंग क्या करता है, अगर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट नहीं हुई भी तो ये सबसे पहले एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना देगा, आप अपना कंटेंट इसके अंदर लिखते जाएंगे। दोबारा अगर कभी किसी कोड के अंदर, उसी कोड के अंदर आपने रिपीटेडली सेम अगर इंस्ट्रक्शन या सेम कमांड को फॉलो किया, प्रोसेस करवाया, तो ये नई टेक्स्ट फाइल दोबारा नहीं बनाएगा, ये उसी को आगे यहां से कंटिन्यू करने लग जाएगा, ये इस तरह से करने लग जाएगा। दोबारा कभी इसकी जरूरत पड़ी तो ये फिर से उसी फाइल को आगे क्या कर लेगा, आगे कंटिन्यू करने लग जाएगा। यहां पे बात होती तो ये हर दफा क्या करता, अगर होता फिर इसको डिलीट करता, यहां से उसी नाम से एक नई फाइल बनाता और नया कंटेंट इसके ऊपर आकर क्या हो रहा होता, राइट हो रहा होता। फिर अगर कभी दोबारा आप इसको करते तो जैसे नहीं एक वेरिएबल में पुरानी वैल्यू डिलीट होती है और नई वैल्यू आ जाती है, ये उसी तरह से होता है कि पुरानी वैल्यू उसमें से डिलीट होती है और दोबारा नया कंटेंट आके इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये दोनों में फर्क है, क्लियर है ये बात कि नहीं? तो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल, राइट भी करता है टेक्स्ट फाइल के अंदर और नया टेक्स्ट फाइल जनरेट भी करता है। इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह से होता है, जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं। कीवर्ड्स मतलब जैसे नहीं होता व्हाइल, इफ, देन, एल्स, एंड व्हाइल, फॉर, रिपीट, अनटिल, ये कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह इसके जो कीवर्ड्स हैं उसको मैं इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखता हूं। ओपन फाइल, फाइल का नाम और आगे उसका पर्पस आएगा हमेशा। ओपन फाइल, फाइल नेम, फाइल का जो भी नाम है। जब हम लोग पाइथन में करेंगे तो फाइल नेम की जगह पे हम क्या लिखते होते हैं, हम फाइल नेम की जगह फाइल का नाम, फाइल की एक्सटेंशन तक लिखते होते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर्स जो बने हुए होते हैं, अब उसका अगर एड्रेस देखें तो इट स्टार्ट्स विद :C/::: downloads: my new folder: then there comes the extension, and it is always found by right clicking that folder, go to the properties and उसका जो सा लोकेशन है वो देख लें, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है along with the file name and its extension myfirstfile.txt। रियलिटी में आप ऐसे करते हैं, ऑल्दो सूडो कोड में आपको पूरा फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखनी पड़ती, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द फाइल along with its extension .txt, myfirstfile.txt। Are you getting my point? Open file, file name, then there comes the purpose, for you write like this, for write this is। अच्छा, अब जरा सुनना, इस बात को समझना कि हम जब रियलिटी में भी आईडीई के साथ डील कर रहे होते हैं तो राइट करने का सिंटैक्स और होगा, रीड करने का सिंटैक्स और होगा, अपेंड करने का सिंटैक्स और होगा। दैट इज वाई सूडो कोड में भी इनके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। फॉर राइट आएगा, फॉर रीड आएगा, फॉर अपेंड आएगा। फर्स्ट लाइन इज ऑलमोस्ट सेम, जस्ट डिफरेंस क्या है, पर्पस जो आपने बीच में परफॉर्म करना है। ओपन फाइल, फाइल नेम, फॉर राइट। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, नाउ यू आर राइटिंग समथिंग, आप लिखना चाह रहे हैं ना, फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं। तरीका यह है कि सूडो कोड में पहले आप वो एक, अच्छा इसमें जब आप वैल्यू एंटर कर रहे होंगे तो वैल्यू पहले आपने सूडो कोड में इनपुट लेनी है एक वेरिएबल के अंदर। आपने वैल्यू क्या करनी है, एक वेरिएबल के अंदर इनपुट लेनी है। पहले इनपुट लेके वो वेरिएबल में सेव होगा और वो वेरिएबल की वैल्यू इसको आप फीड इन करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू आप इसको देंगे। अब वो वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, यहां पे आप लिखेंगे राइट फाइल, फाइल नेम, कोमा, और यहां पर वो स्ट्रिंग वैल्यू, यहां पे वो स्ट्रिंग वैल्यू डालते होते हैं। ये स्ट्रिंग वैल्यू वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइल नेम रिपीट हो जाएगा और आखिर में क्लोज फाइल है, बस आखिर में क्या आ जाएगी, क्लोज फाइल, और यहां पे क्या आ जाएगा, फाइल नेम, यहां पे क्या आ जाएगा, फाइल नेम। ये क्या कर रहा था, ये स्टेप क्या करता है, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फाइल।
it creates a new file, it creates a new file. ये क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल of type string. ठीक है, ये क्या है, the line of text that is written, line of text that is written in the text file. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करते हैं हम इनकी. इसी के साथ जब मैं रीड का बताऊंगा तो रीड क्या है, it is used to read the data from the existing text file. Already देखिए ना, अगर text file बनी हुई नहीं है तो can you read the data? Never. You need to have a text file in order to read the contents. तो जब आप ओपन करेंगे एक फाइल को किस पर्पस के लिए, रीड करने के लिए, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी लाइन बाय लाइन. एक रीड की कमांड के अंदर आप एक लाइन रीड कर सकते हैं, और वो लाइन जब टेक्स्ट फाइल हार्ड डिस्क ड्राइव से रीड होके आएगी कहां पे, मेन मेमोरी के अंदर. तो मेन मेमोरी में किसी मेमोरी स्लॉट में आएगी उसकी लाइन. तो मेमोरी स्लॉट का होना चाहिए एक नाम वेरिएबल का. मेमोरी स्लॉट में जहां पे भी वो वैल्यू आएगी, लाइन आएगी, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना. टेक्स्ट फाइल कहां पे लिखी हुई थी, बैकिंग स्टोर में लिखी हुई थी ना. वहां से आपने एक लाइन उठाई, सुने जरा, वहां से एक लाइन आपने उठाई, वो लाइन उठ के कहां पे आएगी, मेन मेमोरी में. तो मेन मेमोरी के अंदर जिस मेमोरी स्लॉट में आएगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, या तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. अब हमें तो एड्रेस नहीं, हमारे तो लेना देना नहीं उसके मेमोरी एड्रेस के साथ. हम उस एड्रेस का क्या रखते होते हैं, नाम रखते हैं, वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं. हम उसका कंटेंट इस तरह से बनाएंगे, हम लिखेंगे यहां पर, अभी आप लिखना मत, ओपन फाइल फॉर रीड, ओपन फाइल फॉर रीड इसका लिख लें. इट इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल. It is used to read data from an existing text file. It is used to read data from an existing text file. इसका जो सिंटैक्स है वो यहां पे मैं लिख देता हूं. आप सबसे पहले लिखेंगे उसी तरह से, ओपन फाइल, यू विल राइट द फाइल नेम, बट पर्पस विल बी नाउ डिफरेंट. फॉर क्या होगा, फॉर रीड लिखेंगे. अब यहां पे क्या बोलेंगे, उधर राइट फाइल था, यहां पे क्या होगा, रीड फाइल होगा. क्या होगा यहां पे, रीड फाइल होगा. यस यस. अब उसमें से उसके ऊपर फिर आप डेटा मैनिपुलेशन फंक्शंस अप्लाई करेंगे. मतलब जब आपकी मेन प्रोग्राम में वेरिएबल में वैल्यू आती है ना, तो पूरी लाइन जब आती है, किसी को नहीं पता होता कि वो लाइन इंटीजर है या क्या है, तो उसको जनरली एज अ स्ट्रिंग लिया जाता है, और उस स्ट्रिंग के ऊपर फिर हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस लगाते हैं. ठीक है, तो रीड फाइल, फाइल नेम कोमा, यहां पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग आइडेंटिफायर. ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग वेरिएबल. ये स्ट्रिंग वेरिएबल वो है जो मेमोरी स्लॉट का नाम रखा हुआ था. तो वो जो फाइल की जो पहली लाइन है वो किस में आके सेव हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर.
और यहाँ पे वेरिएबल का अपनी मर्जी का आपने जो नाम लिखा होगा, डिक्लेयर माय स्ट्रिंग या दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे दिस स्ट्रिंग लिख देना, तो जो पहली लाइन होगी वो दिस स्ट्रिंग में आके सेव हो जाएगी। हालांकि आपने इनपुट नहीं की, आपने सिर्फ टेक्स्ट फाइल को रीड किया है, तो फर्स्ट लाइन आके इसमें रीड हो जाएगी। तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन लूप लगाऊंगा मैं, तब तक उसको रीड करता रहूंगा जब तक EOF ना आ जाए। क्या ख्याल है? जब तक क्या ना आ जाए, EOF ना आ जाए। और यहां पे क्या करा लेंगे हम इसको, क्लोज फाइल, फाइल नेम, ये इस तरह से आएगा। तो जो मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा था कि इस बात का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये था वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो आप यहां पे लिखते हैं। टेक्स्ट फाइल वहां से रीड हुई हार्ड डिस्क ड्राइव से, एक पूरी लाइन आपने रीड की, रीड करके आई मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में जब आ गई तो आपने पहले से ही उस मेन मेमोरी के स्लॉट का नाम यहां पे बता देना है उसको कि जी वो मेन मेमोरी में जहां पे डालोगे ना, उस वेरिएबल का नाम ये होना चाहिए, आपकी चॉइस वाला वेरिएबल। और इसको स्ट्रिंग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नो वन नोस के टेक्स्ट फाइल में से क्या चीज आ रही है, टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। द बिगेस्ट डेटा टाइप दैट द टेक्स्ट कुड हैव इज अ स्ट्रिंग। इट कैन हैव बुलियन, इट कैन हैव इंटीजर, इट कैन हैव रियल, बट व्हाट इफ आई रिस्ट्रिक्ट द वर्ड्स के जी टेक्स्ट फाइल विल ऑलवेज हैव इंटीजर्स। टेक्स्ट तो फिर तो स्ट्रिंग तो वो अपाहज रह गया ना, वो तो महरूम हो गया, फिर वो तो नहीं जा सकता। अगर मैं बोलूं कि जी टेक्स्ट फाइल सिर्फ इंटीजर ही ले सकती है, रियल फिर किधर जाएंगे? चलो रियल भी कंसीडर कर, बुलियन किधर जाएंगे, कैरेक्टर किधर जाएगा, स्ट्रिंग किधर जाएगा? वो तो नहीं हो सकेंगे। तो सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन सी वाली आती है? स्ट्रिंग की आती है, जिसमें सारे बीच में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें सारे कंसीडर हो जाते हैं। अगर उसमें नंबर्स भी आ जाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, हम उसको एज अ स्ट्रिंग कॉल करके तो उसको हम स्ट्रिंग टू नम के फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और हम इंटीजर को दे देंगे आओ यार आपके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर अरिथमेटिक नहीं लगते। अगर हमारा प्रोग्राम इस तरह का था जिसमें हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर जस्ट नंबर्स पड़े हुए थे, लेकिन नंबर्स तो पड़े हुए मुझे पता है, लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है वो यूनिफॉर्मली एक पॉलिसी फॉलो करता है। वो कहता है यार एवरीथिंग दैट विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम टेक्स्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट टाइप करते हैं, बेशक आप नंबर लिखते हैं, वो नेचुरली क्या होता है, एक मिनट, वो नेचुरली क्या होता है, वो होता है आपका स्ट्रिंग। जो टेक्स्ट आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, मैसेज भी करते हो आप, बेशक नंबर्स लिखो, आप टेक्स्ट में बेशक क्या लिखो, नंबर्स लिखो, वो सारे के सारे क्या कंसीडर हो रहे होते हैं, वो सारा टेक्स्ट ही होता है आपका, स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो। क्लियर हुई? अभी ये ओवर द टाइम थोड़ी स्मार्ट अप्रोच, आपको पता है व्हाट्सएप और जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन्होंने अडॉप्ट की है कि आप जब टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं वो ब्लू हो जाती है, अंडरलाइन हो जाती है। आप उन पर क्लिक करते हैं, देन यू आर डायरेक्टेड टू द फोन बुक वाला सेटअप। आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, .com लगाते हैं, तो उसको खुद पता लग जाता है यार ये .com क्या चीज़ है, ये सम वेबसाइट है। @gmail.com लिखेंगे, उसको पता है कि किसी का ईमेल एड्रेस है, क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा ईमेल किसको करनी है। समझ आ रही है कि नहीं? तो वो ऑल टाइम इस तलाश में होता है कि आप क्या एंटर कर रहे हैं। नंबर एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर स्ट्रिंग टू नम वाला फंक्शन लगा के कहता है कि अच्छा फोन में भी किसी का फोन नंबर हो, क्योंकि अब फोन नंबर तो आपको पता है ना, इट इज लाइक हैविंग 7 डिजिट्स और 11 डिजिट्स। इवन अगर उससे कम डिजिट में 3-4 डिजिट्स लिखें, 459 लिख दें, क्योंकि पॉलिसी सेम अप्लाई हो रही है, तो उसको भी वो अंडरलाइन कर देगा ब्लू के साथ। मे बी इट इज ऑल्सो अ फोन नंबर, ऑल्दो इट इज नॉट अ फोन नंबर, बट आप उस पर क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू एन ऑप्शन स्टार्ट चैट, ठीक है, कॉल, ऐड टू द कॉन्टेक्ट्स, है ना, आता है ना, उस पर क्लिक करते हैं तो 4-5 ऑप्शंस आ जाती हैं। अब कहते हैं जी कैंसिल। क्लियर हुई मेरी बात? तो पॉलिसी यूनिफॉर्म अप्लाई हुई भी है। लेटेस्ट जब बिल्कुल नया आया था ये जब ये एप्स नई आई थी, तब उसमें ये चक्कर नहीं था। ये अभी कुछ कह लें कि कुछ साल हुए हैं इस बात को आए हुए। ठीक है ये बात क्या नहीं? यहाँ तक क्लियर है सारों को? सही है। अच्छा, अब आते हैं जरा अपेंडिंग वाली बात। ये बात आपको समझ आई जो मैं स्ट्रिंग की कहानी समझा रहा हूँ कि वहां से टेक्स्ट फाइल से जब चीज रीड करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल में आएगी और उस वेरिएबल की टाइप जनरली क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जरा अपेंडिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। अपेंडिंग क्या चीज है? अपेंडिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग चीज के अंदर कोई चीज ऐड करना। ठीक है, तो लिखें when we want to add data into an existing text file, when we want to add data into an existing text file,
when we want to add data into an existing text file, then we use append mode. It adds the new data at the end of the existing file. It adds data, लिखें इसके बाद, it adds new data to the end of the existing text file. It adds new data to the end of the existing text file. Well, let's have a discussion. जैसा भी मैंने कहा ना कि it adds new data to the end of the existing text file. What if an existing text file is not present? Append एक काम करता है, it also creates a new text file also. वो ये वाला काम भी ये कर लेता है. वो तो क्रिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम है. ये क्या करता है? क्रिएट करने के. अच्छा, ये पता क्या बता रहा हूं मैं? ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको. लाइव प्रोग्रामिंग में करने के बाद ये आइडिया हुआ कि अपेंडिंग क्या करता है? क्रिएट भी करता है और उसको चेंजिंग भी करता रहता है. राइट क्या करता है? हर दफा सेम नाम की न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता है. यानी अगर बनी हुई है और इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसके अंदर, वाइप आउट हो जाएगा. आपको बताए बगैर क्लीन कर देगा उसको. राइट वाला अपेंड क्या करता है? डिलीट कुछ भी नहीं करता. एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर आगे से कंटिन्यू करता है. तो एप्लीकेशंस है, जिस एप्लीकेशन में जो भी इस्तेमाल करना है वहां पे ये इस्तेमाल करें. अगर आप डेटा डिलीट नहीं करना चाहते और आप पूरी बैकअप हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो अपेंड मोड यूज करें उसके लिए. फॉर अपेंड यहाँ पे फिर उसके बाद वही राइट फाइल ही आएगा. जैसे वो दूसरा था सिर्फ मोड इसका अपेंड का होगा. यहाँ पे आप वही कंटेंट ही लिखने हैं ना इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट फाइल एंड देन यू विल राइट फाइल नेम और यहां पर क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग वैल्यू. यहां पे आ जाएगी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू. इधर आप कर लेंगे क्लोज फाइल एंड देन फाइल नेम ठीक है जी. एंड देन फाइल नेम. Then there is another concept. End of file marker. Then there is another concept, end of file marker. अच्छा, end of file is a built-in function which is only useful या found in text file concepts. ठीक है? It is a built-in function. It is a built-in function only used in text files. It returns either true या false. एक ऐसा फंक्शन है जो क्या चीज रिटर्न करता है? या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है. अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा इट मींस फाइल इज नाउ फिनिश्ड. देयर इज नथिंग रिटन आफ्टर दैट मार्कर. उस पॉइंट के बाद मार्कर मींस इट्स अ पॉइंट. इन फैक्ट it's a flag type of a thing. This built-in function is a flag type of a thing. You guys know that flag means a boolean thing which returns you either flag or it returns you either false. It returns you true or it returns you false. So this built-in function acts like a flag. In fact, this built-in function acts like a flag. It would either return you with the true value, it would return you with a false value.
It has no arguments right now. समझ आ रही है बात ही कि नहीं? So it is a built-in function only used in text files. It returns a value true when the end of the file is achieved. It returns a value true. It returns a value true only when the file is finished. Acha, end of the file is only used, in the reading purpose. In the writing, you just write everything. And we never use this end of the file while writing or appending something. We just need it in reading purpose. And there is no end of line marker. It is just a concept which I told you. End of line is just a concept which is used in the computer but not in the programming at the moment. Only we use end of the file marker because the first line, jitni marzi lambi line hogi, it will be in the reading purpose given to the string variable. और वो string variable जो है ना, then we use it. बात समझ आ रही है कि नहीं? It returns a value true only when the file is finished with reading and it returns false and it returns false when the file is not finished. When the file is not finished, या ये कह सकते हैं file still has contents to read. File still has contents to read. Got it? इसकी जो सिंटैक्स एग्जांपल है ना, मैं अभी कराता हूं आपको. यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल हम लिखते हैं इधर, बल्कि इधर क्या एग्जांपल लिखते हैं, विल यूज दिस वन. हम इसी रीड वाले काम को स्टार्ट कर लेते. क्या ख्याल है? इसी को यूज करते हैं. लेट्स से हमारी टेक्स्ट फाइल का नाम नहीं, रीड वाला किधर गया? चले रीड के लिए लिख लेते हैं, नहीं बना लेते हैं, कोई मसला नहीं. हम यहां पे इसका कोड लिखते हैं. रीडिंग करेंगे ना, ये तो अपेंडिंग वाला था. आई थॉट ये रीडिंग वाला, तो अपेंड वाला हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, रीड करने वाला हम कर रहे हैं. ठीक है, रीड वाला क्या होगा? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है? mytext.txt. ठीक है, या mytextfile.txt. आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, ओपन फाइल mytextfile.txt. नाम हो गया टेक्स्ट फाइल का. टेक्स्ट फाइल का नाम हो गया. नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल, जैसे भी आपका लाइव एक्सपीरियंस है, जो भी आपने रखा हुआ वो हो गया यहाँ पे. ठीक है, नो टेक्स्ट फाइल है, ये तो नाम है उसका. टेक्स्ट फाइल का नाम है, जो जेन्युइन नाम है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, ओपन फाइल mytextfile.txt. लाइक द नेम ऑफ माई टेक्स्ट फाइल इज, मेरी टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है? माई टेक्स्ट फाइल. लेट्स से दिस इज द वन जिसका नाम क्या है? mytextfile.txt. ये नाम है उसका. ठीक है, पर्पस क्या है जी इसके साथ हमारा? फॉर रीड. अब मेमोरी को, प्रोसेसर को पता लग गया कि अब मैंने करना क्या है, ढूंढनी है वो mytextfile.txt ढूंढनी है. और किस काम के लिए ढूंढनी है? सिर्फ रीड करना है मैंने उसको राइट नहीं करना. अब क्या होगा? अब लेट्स से उसमें कितनी लाइंस हैं हमें तो नहीं पता होगा. हम तो किस में बैठे हुए इस वक्त? मेन मेमोरी में बैठे हुए. हम कहां पर है? मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी को हार्ड डिस्क की नॉलेज नहीं है तब तक जब तक हम लॉजिकली उसको प्रोसेस नहीं करेंगे. हम उसको देखेंगे, हो सकता है उसमें कोई भी लाइन ना लिखी हो. टेक्स्ट फाइल में हो सकता है कोई लाइन हो, एम्प्टी टेक्स्ट फाइल हो सकता है एक लाइन लिखी हुई हो सकता है उसमें ढेर सारी लाइंस लिखी हुई हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि क्या हो उसके अंदर ढेर सारी लाइंस लिखी हुई हो. सुने, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे while. यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? while
वाइल लिख के वाइल के साथ एक खास चीज लगाएंगे, क्या चीज भला? नॉट EOF, वाइल नॉट EOF। जब तक EOF नहीं आती क्या करो? रीड करते जाओ। क्या करते जाओ? रीड करते जाओ। और रीड करने की लाइन कौन सी वाली थी? रीड फाइल। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? फिर यहां पे मैं क्या लिखूंगा? रीड फाइल। फाइल का नाम माई टेक्स्ट फाइल .txt, कोमा जो फर्स्ट लाइन होगी वो किसी वेरिएबल में आनी चाहिए। यू नो ऑल लाइन शुड कम इन द वेरिएबल। तो यहां पे आ जाएगा क्या? स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग क्या चीज है? व्हाट इज माई स्ट्रिंग? ये आपका है स्ट्रिंग वेरिएबल। ये है आपका स्ट्रिंग आइडेंटिफायर। यह है स्ट्रिंग आइडेंटिफायर जिसको आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि डिक्लेयर माई स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, अपने बीसी प्रोग्राम में डिक्लेयर। अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं। डिक्लेयर माई स्ट्रिंग एज, ये आप ना पूछते तो मैं ही बता देता, तो अब लेकिन अभी बताता हूं आपको कि क्या हर लाइन के लिए अलग वेरिएबल होगा? नो, बिकॉज काशान सुने, अब अगर 50 लाइनें हैं तो अब 50 दफा तो ये काम कर नहीं सकते हैं, आपको एक ही लाइन लिखनी है। लेकिन ये जो सा काम है ना, ये वाला, ये बड़ा एफिशिएंट काम है। कैसे? ये हर लाइन के ऊपर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, हर लाइन को रीड करेगा, तब तक रीड करता रहेगा जब तक EOF नहीं आ रही। और एक रीड की कमांड एक लाइन रीड करती है पूरी की पूरी। ये उसका मोड है और ये उसकी एक लाइन रीड करने का तरीका है। अब मुझे इस लाइन को कहीं सेव करवाना हुआ ना, अगर मिसाल के तौर पे कहीं सेव करवाना हुआ, उसका लंबा तरीका है। लंबा तरीका क्या है? ये तो एक वेरिएबल लिखा जाएगा, या तो आपको पता हो कि मेरी लाइनें कितनी हैं। क्या ख्याल है? क्या हो आपको पता हो कि मेरी लाइनें कितनी हैं। आप एक काम करें, काउंट कर लेना। जब तक EOF नहीं आती क्या कर लें? काउंट कर लें। 50 लाइनें हैं तो पहली लाइन रीड होगी तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। जब 50वीं लाइन रीड होगी तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब आपको पता लग गया कि मेरे पास कितनी वेरिएबल, कितनी लाइनें हैं मेरे पास? 50 की अरे जनरेट करवा लें इसकी। नहीं, दोबारा इस फाइल को ओपन करें और अब जब आप रीड करेंगे तो आप वेरिएबल में ना करें, आप स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें अरे वेरिएबल में करें। आप स्ट्रिंग के अरे वेरिएबल में आप इसको, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। तो जब आप माई स्ट्रिंग ऑफ आई लिखेंगे, माई स्ट्रिंग ऑफ आई लिखेंगे और आई की वैल्यू होगी 1, तो पहली लाइन नेचुरली 1 वेरिएबल नंबर 1 में आएगी। लंबा तरीका है क्योंकि लाइंस हमें नहीं पता कि कितनी होती हैं, तो पहले लाइंस काउंट कर लें सो दैट आप उसी तरह की एक अरे जनरेट करा लें लेटर ऑन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पाइथन बहुत फ्रेंडली है इस मामले में। पता है कैसे? पाइथन चूंकि विजुअल बेसिक के अंदर इस अरे को बोलते हैं डायनामिक अरे, जिसके बाउंड्स का हमें नहीं पता होता। कौन सी अरे बोलते हैं? डायनामिक अरे। कॉल द कॉन्सेप्ट नहीं है डायनामिक अरे का आपके लेवल्स में, बट एक होती है स्टैटिक अरे, एक होती है डायनामिक अरे। स्टैटिक अरे वो होती है जिसके बाउंड्स आप खुद बता देते हैं स्टार्टिंग में, 1 से लेकर 20 तक चलेगी ये। 1 विल बी द लोअर बाउंड, 20 विल बी द अपर बाउंड। मेरी बात समझें जरा। स्टैटिक अरे होती है। अभी तक आप सारे स्टैटिक अरे यूज करते रहे, डायनामिक आपने यूज ही नहीं की, कि मतलब जितनी भी साइज है बस मुझे नहीं पता कितना साइज है और चलता रहे। पाइथन कहता है कि कोई मसला ही नहीं, टेंशन लेनी कोई नहीं है, विदाउट एनी बाउंड्स अरे जनरेट कराओ, वैल्यूज आती रहेंगी उसके अंदर। बेशक 10 वैल्यू डालो, बेशक 10,000 वैल्यू डाल दो, सिंटेक्स वही वाला आएगा। लेकिन मैं तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो कॉन्सेप्ट में क्या, हमें तो लाइनें नहीं पता। सूडो कोड कहता है आपको तो लाइनें नहीं पता। क्या ख्याल है? सूडो कोड कहता है लाइनें तो नहीं पता, तो लाइनें पहले गिननी है। गिनने के लिए आपको पहले EOF लगा के काउंटर लगाना पड़ेगा। जितनी दफा रीड फाइल चल रही है, जितनी दफा व्हाइल लूप चलेगा, EOF जब तक नहीं आता, जब तक EOF नहीं आता तब तक वो काउंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अब एट द एंड once the EOF is achieved, once the EOF is achieved, naturally it will give you the count value, and that count will determine the number of elements in your upcoming array। आपको आपके सवाल का जवाब मिला? ठीक है।
So this is how you can handle it. हमने अरे उसमें इस्तेमाल ही नहीं की पैटर्न प्रिंटिंग में, हमने सिर्फ पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया था, हमने लॉजिक्स बनाई थी इंडिसेस के मदद से। नहीं वो अरेज नहीं था, वो कॉन्सेप्ट समझना था। अगर अरे में कभी किसी इंडेक्स को एक्सेस करना हुआ तो इट इज ऑलवेज एक्सेस थ्रू अ पैटर्न रिकग्निशन। सो यू रिकग्नाइज अ पैटर्न, ठीक है, देन यू अप्लाई द लॉजिक। सो इन प्रोग्रामिंग जैसे डिकम्पोजिशन है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन है, जैसे डेटा मॉडलिंग है, उसी तरह से जो सा है एक पैटर्न रिकग्निशन भी है। प्रोग्रामिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटर्न रिकग्नाइज करना, बिकॉज लॉजिक इज ऑलवेज डेवलप्ड अपॉन द पैटर्न। को पैटर्न समझना है, क्या वो पैटर्न अरिथमेटिक है, जैसे आप टोटलिंग करते हैं तो यू नो टोटलिंग इज लाइक सम इक्वल टू सम प्लस नम है, ठीक है, टोटलिंग इज इक्वल टू सम इक्वल टू सम प्लस नम है। काउंटिंग इज लाइक काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, ये काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 है, डाउन काउंटिंग करनी है अगर आपने तो। पैटर्न्स हैं सारे, कुछ अरिथमेटिक पैटर्न है, कुछ फ्लो पैटर्न्स होते हैं। खैर ये कर लिया आपने, यहां पे आपने इसको क्या कहा, क्या हो जाओ, आउटपुट माई स्ट्रिंग, और यहां पे क्या हो जाएगा, तवज्जो से सुनना जरा, ये हो गया एंड फाइल और एंड वाइल, क्या हो गया एंड वाइल। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, ये हुई पहली लाइन, ये रीड होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है और आउटपुट होता जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है, इसका आउटपुट होता जा रहा है। समझ आ रही है बात, होगी सारी लाइंस आउटपुट, एंड पे क्या करेंगे, जब सारा काम हो जाए फिर आपने करनी है क्या चीज, क्या चीज, सिर्फ हाँ, अगर आपने आउटपुट बाय डाल दिया तो सिर्फ एक आखिरी लाइन होगी, क्योंकि इस वेरिएबल में आ तो जाएंगी वैल्यूज बार बार, लेकिन चूंकि आपने उसका देखा नहीं कि क्या लाइंस थी तो उस तरह से नहीं होगा। अभी ये क्या होगा कि एक टेक्स्ट फाइल में कहानी लिख के आप जब ये लिखेंगे ना, पूरी अभी कंसोल विंडो में सारी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स आ जाएंगे, लाइन बाय लाइन आ जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना इस वेरिएबल को ये आउटपुट कराने का मकसद ये था कि नाउ यू हैव दैट वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फाइल इन दिस वेरिएबल, value of the first line in this variable, you can use it as per your own ease, ठीक है। close file, यहां पे क्या लिखेंगे, फाइल का नाम my text file dot txt and then close, got it, समझ आई ये बात, समझ आई जो मैं थीम चला रहा हूं। पहले क्या हुई, टेक्स्ट फाइल ओपन हुई, नाम उसका ये था, एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आती तब तक डेटा रीड करते रहो और आउटपुट करते रहो। ये आउटपुट कहां पे हो रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव से नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव से कंटेंट उठ के आया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी अब आपको स्क्रीन पर दिखा रही है वो चीज, हार्ड डिस्क ड्राइव में चीज उसी तरह से पड़ी हुई है, यहां से प्रोग्राम बंद करो मेन मेमोरी उड़ जाएगी सारी की सारी, हार्ड डिस्क ड्राइव में कंटेंट उसी तरह से रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब एक और बात है, एक लिखते लिखते ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि आपको बताऊं कि हर दफा हम ये बात क्यों लिखते हैं, अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक वक्त पे मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स मुख्तलिफ कामों के लिए ओपन एंड क्लोज हो सकती हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल्स मुख्तलिफ कामों के लिए ओपन एंड क्लोज हो सकती हैं। जैसा कि 2 टेक्स्ट फाइल्स थी, एक से कंटेंट्स रीड किए, दूसरी के अंदर राइट किए, तो एक टेक्स्ट फाइल ओपन हो रही है रीड पर्पस के लिए और दूसरी रन टाइम पे ओपन हुई हुई है किसके लिए, राइट पर्पस के लिए। जैसे यहां से ये वाली जो माई स्ट्रिंग है ये रीडिंग हुई पहली टेक्स्ट फाइल से, अगर दूसरी टेक्स्ट फाइल में आपने इसको राइट करना है तो ये वाला वेरिएबल इधर लिखा जाएगा, फिर यहां पे लिखा जाएगा ओपन फाइल माई न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी फॉर अपेंड, राइट फाइल माई न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी कोमा माई स्ट्रिंग। ये माई स्ट्रिंग कहां से आई है, किसी और फाइल से रीड किया डेटा और किसी दूसरी फाइल के अंदर जाके क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हर लाइन को आपने करना है तो यहां पे कर ले, एंड देन अगर आपने इसको क्लोज करनी है पहले ये बाद में करनी है तो आप इसको क्लोज फाइल लाइकवाइज उस तरह से कर सकते हैं जी। हाँ लेकिन ये है रीड पर्पस के लिए,
एक ही मेमोरी है जो उसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, ये उसको इस्तेमाल कर रहा है रीडिंग के लिए। रीड करके ना पहली टेक्स्ट फाइल की पहली लाइन रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब ये वेरिएबल क्या कर रहा है, राइट करवा रहा है टेक्स्ट फाइल के अंदर। ये वो हार्ड डिस्क को बोल रहा है नई फाइल बनाओ, ये जो बनी बनाई फाइल है माय न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट txt, उसमें मैं जो कंटेंट देते जा रहा हूँ सेव करते जाओ। उसमें मेन मेमोरी में पड़ी है वो, लेकिन अब बैकिंग स्टोर में भी जा रही है वो। मेन मेमोरी उड़ जाएगी बाद में, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बैकिंग स्टोर वाली नहीं उड़ेगी। एक ही स्लॉट यूज होगी, क्योंकि वो स्लॉट चेंज नहीं हो रही। चेंज सिर्फ तब होगी जब न्यू लाइन रीड की जाएगी। जब नई लाइन आएगी स्लॉट वही वाली, पुरानी वाली लाइन क्या होगी, हट जाएगी, और उसी स्लॉट में नई वाली लाइन आ जाएगी। और ये अब कॉपी पेस्ट होगा किसी और टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके, कॉपी होगा ये किसी और टेक्स्ट फाइल में जाके राइट हो जाएगा। ये जो ये अपेंड वाला किस्सा हम कर रहे थे, क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? तो ये अच्छा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता ना कि आपकी टेक्स्ट फाइल में कितनी लाइंस है, तो ये हर दफा ये ओवरराइट होता जाएगा। ये ओवरराइट से बचाना है, अगर वेरिएबल्स को भी अपने पास रखना है तो अरेज का इस्तेमाल आप करें। और अरे के लिए बाउंड्स का होना बड़ा जरूरी है। बाउंड्स होने के लिए नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट फाइल का पता होना बड़ा जरूरी है, इसलिए उसको पहले काउंट करना जरूरी है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? समझ आ रही? टेक्स्ट फाइल एक इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, बट इसका जो थीम है वो कैरी होता है ड्यूल, मेन मेमोरी की नॉलेज एज वेल एज द बैकिंग स्टोर की नॉलेज। ठीक है जी। ओपन फाइल आपने एक दफा किया हुआ है। सिमिलरली जब राइट भी कर रहे हैं इसको यहाँ पे क्या ना, रीड पर्पस ऊपर या इसके बाद, इस लाइन से पहले इस लाइन के बाद कहीं पे आप ओपन माय न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट txt फॉर अपेंड लिखें। नीचे लिखा है वाइल नॉट eof डू, यहाँ पे लिखे ना रीड फाइल लिखेंगे आप, साथ ही नीचे इसके नीचे यहाँ पे लिख देना इसके नीचे राइट फाइल, चूंकि वो वाली हुई है अपेंड के लिए। यहाँ पे लिखेंगे आप पहले रीड करके इसमें वैल्यू आ गई, इसके बाद आप उसको राइट करवाएंगे। राइट पहले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वैल्यू तो आई कोई नहीं है, तो रीड पहले करके यहां पर लाएंगे, वैल्यू को स्टोर हो जाएगी आपकी इस वाली माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt की लाइन नंबर 1 इधर आ जाएगी। ये फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगी, आप यहां पे लिखेंगे राइट फाइल माई न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट txt कोमा माई स्ट्रिंग। तो माई स्ट्रिंग क्या होगी, अगली जो नई वाली टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर जाके लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 इस तरह से रीड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई खास लाइन जो सी है वो सिर्फ राइट हो, बाकी लाइंस राइट ना हो, तो उसकी जो खासियत होगी इट विल नॉट बी जस्ट वैसे ही खास। ठीक है, उसके खास होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कोई कंडीशन लगाई जाए, कोई खास एक प्राइमरी की ढूंढी जाए, कोई एक बात उसके अंदर हो तो सिर्फ राइट करो। तो उसके लिए आपको पता है इफ की कंडीशनें लगती हैं कि कौन सी बात हो, खास बात हो तब सिर्फ राइट करवाओ। तो आप इस स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर इफ की कंडीशंस लगाएंगे कि अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल फलाने टाइप का है तब सिर्फ राइट कराओ, तो अगर उस टाइप का नहीं तो ना करो। खैर वो तो मैनिपुलेशन है ना, तो जितनी भी है वो हम करते रहेंगे साथ साथ, बट ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है टेक्स्ट फाइल्स का। ठीक है, आर्गुमेंट में टेक्स्ट फाइल का नाम लिखे, मुझसे मिस हो गया। आप eof के जो ब्रैकेट्स हैं उसमें उसका नाम लिखें प्रॉपर। ठीक है, नाम किसका, टेक्स्ट फाइल का, माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt ब्रैकेट क्लोज एंड देन डू वाला लॉजिक लगाएं उसके ऊपर। हाँ लगा लें, रिपीट लगा लें, इक्वल टू ट्रू कह लें। हाँ यहाँ पे तो वाइल है ना, जब तक नहीं हो रहा नहीं है eof तो चलता रहे, तो उसमें लूप से बाहर निकलने के लिए जब eof ट्रू हो जाए, ठीक है, या eof इक्वल टू ट्रू भी ना बोलें, eof ऑलवेज जब वो खत्म होती है फाइल वैसे ही रिटर्न ट्रू कर देता है, अदरवाइज वो फॉल्स ही होता है। वाइल eof ब्रैकेट में उसके वो आर्गुमेंट्स लिख दें बस, माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, वो नेचुरली जब आएगा तो उससे आउट हो जाएगा वो। ठीक है, सिर्फ जब वो नहीं होता ना तब हम नॉट का लगाते हैं, और वाइल में सिर्फ नॉट लगता होता है, अदरवाइज वो वैसे ही ट्रू ही होता है। तो जब पहली लाइन रीड करेगा, अगर 50 लाइनें पहली लाइन रीड करेगा तो वो eof वैसे ही फॉल्स ही होगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो जब 50वीं लाइन पे पहुंचेगा तब उसके बाद खुद ही आउट हो जाएगा उसमें से। अच्छा, एक अभी क्वेश्चन लिखें, राइट 15 लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल। पहला है राइट 15 लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल।
write 15 lines in a text file. लिखें, लिख लिया ये, इसका प्रोग्राम बनाइए। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, transfer all contents from one text file to another text file. Transfer all contents from one text file to another text file. Store each line of the text file in an array. एक ये काम करें, store each line of the text file in an array file. तो first of all आप write करना है, ठीक है। ओपन फाइल फॉर राइट वाला लिखेंगे आप, ओपन फाइल, नाम क्या रखें फाइल का, myfile.txt। न्यू फाइल क्रिएट हो गई, यहां पे लग गया फॉर i इज इक्वल टू 1 to 15, ठीक है। और यहां पे क्या लिख लेंगे आप, राइट फाइल my.txt। अच्छा एक चीज तो हमने लिखी कोई नहीं, क्या चीज बोला, इनपुट टेक्स्ट, वो पहले हो गई है राइट, फाइल ओपन हो चुकी है राइट के लिए, ठीक है। और अब मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा हूं, फॉर लूप बार बार आएगा और वो हमेशा राइट ही करता जाएगा, ठीक है। मोड पहले ही आपने राइट कर लिया, अगर मैं दोबारा इसको बीच में लिख देता ना तो पुराना डिलीट हो जाता, तो अब वो राइट वाला काम भी चल सकता है, अपेंड करोगे तब भी ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल कोमा टेक्स्ट जी, एक स्ट्रिंग में कितना वेरिएबल आ सकता है, कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जितने मर्जी डालें, ठीक, ये आ जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आई हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज फाइल, और क्लोज फाइल के अंदर myfile.txt आ जाएगा, myfile.txt, ठीक है। अरे में तो है नहीं इसमें कोई लाइन, नहीं बच्चे कॉन्सेप्ट देखो ना बेटा, ये तो अपने 15 लाइंस एंटर करनी है ना सिर्फ, तो मकसद क्या है, जो लाइन यूजर एंटर कर रहा है मेन मेमोरी में सेव कराना मकसद नहीं है, मकसद ये टेक्स्ट फाइल में सेव कराना है। तो ये एक लाइन अरे में डालो या सिंपल वेरिएबल में डालो, बात काम वही कर रही है, मकसद ये है, ये जो लिखा है ना ये मकसद है हमारा। जो मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये था कि आपने 15 लाइनें टेक्स्ट फाइल में एंटर करवानी है, तो जो 15 लाइनें वो यूजर एंटर कर रहा है, आपने टेक्स्ट फाइल ओपन ही नहीं की हुई, आपने मेन मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं, आप कंसोल विंडो के साथ आप डील कर रहे हैं, आप अपने IDE के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे आप लाइनें लिखे जा रहे हैं, लेकिन सेव किधर हो रहा है, टेक्स्ट फाइल में सेव हो रहा है। यहाँ पे आपने वो डमी वेरिएबल डाला और उस वेरिएबल की वैल्यू जो उनसे टेक्स्ट फाइल में जाके राइट होती जा रही है। अगर आप चाहें
आप इसको एज एन इंडेक्स अरे इस्तेमाल कर लो, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसका पर्पस इस वक्त यूजलेस है। अगर हमें उस टेक्स्ट फाइल के वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए होती ना लेटर स्टेज के लिए, तब मैं इसको टेक्स्ट ऑफ क्या लिख लेता, तब मैं सिर्फ टेक्स्ट ऑफ आई लिख लेता। इसको समझ आई? अगर बाद में चाहिए, नहीं चाहिए तो आप अरे डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल वेरिएबल इज डूइंग द सेम थिंग एज द अरे इज डूइंग। Array is only used when you need your values for the later use. When you need your values for later use, then you use array. Otherwise, array is just occupying memory. समझ आ रही है कि नहीं? That is why we array का concept एक बहुत अच्छा है, लेकिन जब जरूरत पड़े सिर्फ तब आप कॉन्टेंट्स की तादाद को बढ़ाएं, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? Task to transfer all contents from one text file to another text file. ये कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले एक फाइल को रीड करके वेरिएबल में वैल्यूज डालेंगे और फिर किधर लेके जाएंगे उसको? दूसरी फाइल के अंदर। अब नहीं, ओपन फाइल एक जनरल है, ये इंडेंटेशन नहीं फॉलो करता, ये हमेशा एक ही लाइन को फॉलो कर रहा होता है। ये जो सी है ये न्यू लाइन है, ये किसके अंदर है? ये एक कंस्ट्रक्ट के अंदर है, एक आइट्रेशन वाले कंस्ट्रक्ट के अंदर है, लूप के अंदर, इसलिए ये इंडेंटेशंस फॉलो करेगा ये। ठीक है? ओपन फाइल क्लोज फाइल कभी भी इंडेंटेशन फॉलो नहीं करता। अच्छा, अब ये कह रहे ट्रांसफर ऑल कंटेंट्स फ्रॉम वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर टेक्स्ट फाइल। तो एक टेक्स्ट फाइल से डेटा आप रीड करेंगे, एक वेरिएबल में डालेंगे और वही वेरिएबल राइट करवाएगा किसी और टेक्स्ट फाइल के अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कराएंगे? ओपन फाइल माई फाइल 1.txt फॉर रीड कराएंगे। ठीक है जी, रीड कराएंगे। और ओपन फाइल माई फाइल 2.txt फॉर राइट कराएंगे। यहां पे क्या लिखाएंगे आप? while not eof my file 1.txt, जब तक फाइल नंबर 1 खत्म नहीं हो जाती क्या करते रहो? रीड करते रहो उसको। ठीक है, समझ आ रही है? यहां पे क्या लिखेंगे आप? रीड फाइल माई फाइल 1.txt और यहां पे वो माई फाइल 1.txt की जो पहली लाइन है किस वेरिएबल में आएगी? इस वेरिएबल में आएगी। और ये वेरिएबल अब क्या करेगा? दूसरी फाइल के अंदर राइट होगा, और वो मोड ऑलरेडी आपने ओपन कर लिया, फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, यही चीज अगर आप यहां पे लिखते हैं ना, यही बात अगर आप यहां पे लिखते हैं तो राइट ना लिखते, आप क्या लिखते हैं? अपेंड लिखते हैं इसके साथ। क्योंकि अगर आपने ओपन कर लिया उस फाइल को राइट के लिए, तो अब उसमें कंटेंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? कंटेंट उसमें आता जाएगा। यही बात आप यहां पर भी लिख सकते थे, लेकिन उसके लिए राइट ना, क्योंकि राइट लिखते तो हर दफा पहली लाइन आती, दोबारा जब फिर से ओपन होती ना राइट के लिए, तो पहली लाइन गायब और दोबारा जो दूसरी लाइन आती वो इट वुड बी एक्टिंग एज द न्यू फर्स्ट लाइन। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे अपेंड लिखना पड़ता, ताकि फर्स्ट लाइन के बाद फिर वो सेकंड लाइन के लिए मोड ओपन हो। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? तो खैर फिलहाल अभी आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखेंगे आप? राइट फाइल माई, अब यहां पे क्या लिखेंगे? माई फाइल 2.txt और माई स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे आप? एंड वाइल। अब ये क्या करता रहेगा? यहां से रीड करेगा और यहां पर राइट करेगा, रीड करेगा राइट। जैसे ही EOF हो जाएगी, लाइन खत्म हो गई। क्या हुआ? लाइन खत्म हो गई। बात समझ आई? फिर क्या करेगा ये? क्लोज फाइल माई फाइल 1.txt क्लोज फाइल
myfile2.txt। ठीक होगी बात कि नहीं? अब एक और मैं इससे सिंटेक्स चेंज कराता हूं, ठीक है? जिन पे स्टैटिक लगा रहा हूं ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप इसमें राइट मोड के बजाय आप अपेंड वाला मोड लगाते तो यहां पे भी लिख सकते थे, नीचे भी लिख सकते थे। नीचे लिखते तो क्या होता है, ये रीड फाइल, आपने वहां से डेटा रीड कर लिया, यहां पे आप लिखते ओपन फाइल myfile2.txt, समझ आ रही है? फॉर अपेंड, बात समझ आ रही है? यहां पे अगर लिखते हैं इसको, अगर यहां पे राइट लिखते तो कभी भी सारी लाइनें राइट ना कराता, आखिरी वाली सिर्फ राइट कर दिखाता आपको। यहां पे अपेंड लिखेंगे तो ये सारी लाइनें उसके ऊपर ऐड होती जाएंगी, ये वाली लाइन एज इट इज ही रहेगी। समझ आ रही है? ब्लू वाले ब्लू के साथ, ठीक है, और ब्लैक वाले सिंगल स्टार सिंगल के साथ, और जो डबल ब्लू स्टार्स हैं वो उनके साथ लाइंस आ सकती हैं। ठीक है, ये बात क्या नहीं? यहां पे मैं कमेंट्स लिख देता हूं, इसको बना देता हूं, ठीक है? इवन यहां पर अगर आप ये भी कर देते हैं ना क्लोज फाइल, तब भी ठीक है। क्लोज फाइल माय फाइल कौन सी वाली, 2 को आप क्लोज भी कर देना, दोबारा जब ये ऊपर आएगी फिर ओपन हो जाएगी। किसके लिए? किसके लिए ओपन हो जाएगी? अपेंड के लिए ओपन हो जाएगी। और फिर आपने एक और लाइन उस पर राइट करवा के क्या करवा दिया, उसको क्लोज करवा दिया। अभी पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइनें होगी। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, यहां से फिर जाएगा ऊपर, अब एक न्यू लाइन, तीसरी लाइन रीड की उसने, फिर उसने टेक्स्ट 2 माय फाइल 2 को उसने ओपन किया अपेंड के लिए, तीसरी लाइन जो सी इस फाइल में राइट करवा दी, अपेंड करवा दी, फिर उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा प्रोसेसर के लिए, बार बार ओपन करना, बार बार क्लोज करना, फिर ओपन फिर क्लोज, फिर ओपन फिर क्लोज, फिर ओपन के फिर क्लोज। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्या नहीं? सबको समझ आ रही है? हाँ, नहीं ये मैं तरीका बता रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है उसकी। पहली ऑप्शन क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन वाज करेक्ट। Processor was not like every time opening the text file and then closing it, opening closing opening, it's a mode in fact। समझ आ रही है? जिसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है प्रोसेसर को। तो इसके बगैर ब्लैक वाला भी ठीक है, इसलिए मैंने ब्लैक पहले लिखा, मैंने कहा ब्लू वाला बाद में भी किया जा सकता है। क्लियर हुई मेरी बात? क्या नहीं? Yes, you can change this right to append, but right is more convenient because you are writing it before that loop. So once you open the file for write, you just can write 100 lines in it. But once it is read again, it will create the new file। ठीक है, वो वाला आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है?